अच्छा, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट इसके एप्लीकेशन सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, जिनमें सल्फाइड वो वाले लिख लो, ये एप्लीकेशन है। ये कॉस्ट स्टेबलाइजेशन तुम उसमें डालते हैं ना, टेबल बनाया था ना, उसका प्रिंसिपल लिख लिया था, एप्लीकेशन डाल दो सल्फाइड ओर्स। डालिए सल्फाइड ओर्स कहां है, कौन से पॉइंट पर लगा? ये मैंने टेबल बनाया है। कॉस्ट स्टेबलाइजेशन और इसका प्रिंसिपल भी बता दिया था मैंने। आपने मैथमेटिक्स को अलग से लिखना है टेबल नहीं, वो में। क्वेश्चंस को अलग लिखना है। फ्रॉड स्टेबलाइजेशन को इस अलग से मैं आपको क्या बोलते हैं? फ्रॉड फ्लोटेशन प्रिंसिपल क्या था? Mineral particle get weighed by oil and gain particle by application is sulfide ores जैसे ZNS, ABS अच्छा sulfide ores usually froth में आती है। क्वेश्चन आ जाए why sulfide ores are separated by froth flotation, सिंपल उसका प्रिंसिपल को ही समझा देना है कि क्योंकि सल्फाइड ओर्स मिनरल फ्रॉथ में आ जाते हैं, बाकी सारे ओर्स फ्रॉथ में नहीं आते। बट ये तो सेंसिटिव फॉर्म में है ना। हाँ, एमसीक्यू फॉर्म में रीजन नहीं होते, व्हाई और उसके तीन रीजन होते हैं, दोनों का रीजन सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अच्छा तो अब अगर हम बात करें एक और तीन चीजें यूज होती है। थर्ड इज डिप्रेसेंट्स। कभी-कभी व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट, क्या होते हैं डिप्रेसेंट और उनका रोल क्या है? तो डिप्रेसेंट्स आर used to separate two sulfide ores। दो सल्फाइड ओर्स अगर अलग-अलग हो तो उनको सेपरेट करने के लिए हम डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करते हैं। और डिप्रेसेंट क्या हो सकता है? एग्जांपल इज NaCN। NaCN एक डिप्रेसेंट है। मतलब हम कह रहे हैं अगर सपोज तुम्हारे पास ओर में एक्चुअली एक नहीं दो सल्फाइड कंपाउंड्स हैं, एक है ZNS भी आ गया ओर में और PBS भी आ गया। अब अगर हम डिप्रेसेंट नहीं डालेंगे तो दोनों फ्रॉथ में आ जाएंगे, तो इन दोनों को सेपरेट कैसे करें? तो इसके लिए हमने डिप्रेसेंट डाला। क्या डाला? डिप्रेसेंट का एग्जांपल है NaCN। क्या एग्जांपल है? NaCN एक को आने देता है एक को नहीं, तो वो ZNS को फ्रॉथ में नहीं आने देता और PBS को आने देता है। ये भी आप पता है कि NaCN किसको आने देता है फ्रॉथ में? prevent ZNS from coming to froth but allows PBS to come to froth। तो वो नीचे वाटर के साथ से करेगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया तीन क्वेश्चन। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, एनेलिंग एक ये फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, कलेक्टर्स और डिप्रेसेंट्स। नेक्स्ट इज लीचिंग। ये कौन सा टेबल में डाल लीचिंग का वर्ड? टेबल में फिर से फोर्थ है, फोर्थ इसका प्रिंसिपल लिखते हैं। When ore is soluble in some suitable solvent and impurity is not। When लिखो ये इसका प्रिंसिपल, जब ore किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता हो और उसकी impurity ना होती हो तो हम मेथड यूज करेंगे लीचिंग। एप्लीकेशन लिख लो। Al2O3 is leached out as sodium aluminate। Silver and gold with NaCN and Kc। Silver and gold in NaCN and Kc। एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन में लिखिए इन NaCN और Kc। इसका प्रिंसिपल Good। बताते हैं when Ore is soluble in some suitable solvent while gangue is not। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं पुराने जमाने में रहता होता और मैं वहाँ पे गांव में जाता और मैं बोलता कि अपने गोल्ड के सिक्के दे दो, देखो मैं जादू दिखाऊंगा, तो और मैं एक सोल्यूशन लेके जाऊँ, उस सोल्यूशन में वो गोल्ड का सिक्का डाल दूँ,
अब गोल्ड का सिक्का गायब हो जाए क्या होता है? Right. डिसॉल्व हो जाए। तो ये जादू लगेगा, है ना? तो पॉइंट इज दिस, यही जादू से हम गोल्ड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ, गोल्ड के अंदर कुछ इम्प्योरिटी है, तो गोल्ड को सॉल्वेंट में डाल दूँ जिसमें गोल्ड डिसॉल्व हो जाए। अगर But गोल्ड वो तो गोल्ड चले जाएगा, फिर गोल्ड वापस रखता है। वापस आ जाएगा जब मैं घर जाऊंगा और वो सॉल्वेंट में से गोल्ड निकाल एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है? पर उनके सिक्के तो गए। एनीवेज, तो पॉइंट इज दिस कि गोल्ड जो है, सुनो अभी वापस आएंगे ना गोल्ड को, सुनो गोल्ड में इम्प्योरिटीज है, क्या है? इम्प्योरिटीज। वो इम्प्योरिटीज जब मैं एक सूटेबल सॉल्वेंट से NaCN KCN डालता हूँ तो गोल्ड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, तो वो फिर गायब हो जाता है, ठीक है? क्योंकि डिसॉल्व हो गया, एक्वस हो गया, ठीक है? अब इम्प्योरिटी थोड़ी उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, इम्प्योरिटी मिट्टी या कुछ भी हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स तो बनाएगी, तो इम्प्योरिटी किसमें रह जाएगी? सॉल्यूशन में। अब मैं उसको फिल्टर करके सॉल्यूशन साफ हो गया और उसमें से वापस गोल्ड को निकालना है, बस यही करना है। उसके लिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास कर सकता हूँ और वो वापस आ जाएगा, ठीक है? देखिए, in metallurgy of silver and gold, the metal is leached with dilute solution of NaCN or KCN in presence of air, ठीक है? और इसको निकालने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। मेरी बुक में पहले तो था, पता नहीं क्यों लिखा, तुम्हारी बुक में होगा। अच्छा देखो, मेटल गोल्ड और सिल्वर क्या है? Au और Ag। उसको मैंने डाला KCN में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसने क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स। ये एक्वस हो गया। अच्छा, इन्होंने बोला है जिंक के साथ, अब मैं जिंक तो सस्ता मेटल है ना, जिंक को डाल दूं, जिंक मोर रिएक्टिव है, तो जिंक इन मेटल्स को निकाल देगा और कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, तो घर जाके मैं गोल्ड वापस ले आऊंगा, ठीक है? समझ में आया? तो ये है लीचिंग। ये क्या है? When ore is soluble in some solvent but impurities are not soluble। तो ये रिएक्शन कोई लिखनी है तो लिख लो, वही मर्जी है, या करके कर लेना, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट इज लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम फॉर बॉक्साइट। तो हमें में दो एप्लीकेशन है लीचिंग की, एक तो गोल्ड और सिल्वर, दूसरा है बॉक्साइट में से। लिख चुके हो तुम एप्लीकेशन, ध्यान दो, दिमाग तेरा कम चलता जा रहा है जैसे बोर्ड में। अब तो छोड़ रखे हो, छोड़ने लगा सर, कमेंट के ऊपर है ना उसका मतलब। हाँ तो क्या अभी तो रिवाइज कर रहा है? नहीं हाँ नहीं, उसको ये सर सैंपल पर कर रहा हूं। याद है आपने Al2O3 बॉक्साइट है, क्या है? इसको NaOH में डिसॉल्व करते हैं, ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फार्मूला क्या है? क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए कि इन व्हिच फॉर्म इज एल्यूमिनियम बॉक्साइट लीच्ड, तो व्हाट विल यू से? और नीचे बहुत सारे फार्मूलास गिवन हैं, तो उनमें से एक होगा NaAlOH होल 4। ये है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या है? सोडियम। अच्छा ये एक्वस बन गया, अभी मुझे वापस बॉक्साइट चाहिए, वापस क्या चाहिए? तो बॉक्साइट वापस कैसे मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करते हैं, बॉक्साइट में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, वापस से Al2O3.XH2 बन जाएगा, उसको हीट करेंगे, वापस से Al2O3 चल जाएगा। हमें बस Al2O3 को Al2O3 प्योर बनाना था, ये काम था ना। हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अभी हम आइसोलेशन तो नहीं कर रहे, एल्यूमिनियम तो नहीं निकाल रहे, हमने इम्प्योर बॉक्साइट को प्योर बॉक्साइट बनाना था। तो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उस पर डिसॉल्व किया, उसमें एक एक्वस बन गया, उसको फिल्टर कर दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पास करके वापस से बॉक्साइट लिया है, ठीक है? नहीं आया समझ? आ गया स्तुति? ठीक है, तो ये दो तीन रिएक्शन बना लोगे, 1 2 3 बना लो। एक चैप्टर तुम खुद कर लो, तो उसको अमीन्स खुद कर लो कल तक, ठीक है? या संडे को दे दो। मैं सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट डाल दूं तुम्हारे सारे डाल दूं कि तुम्हें बार बार प्रैक्टिस कर सको, ऐसे करो या टाइम में करना सर कुछ। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, बिना टाइम के रखो टेस्ट कि तुम प्रैक्टिस कर लो बस। नहीं टाइम रखोगे उससे ना एक वो रहता है कि करना है, हाँ करना है। नहीं टेस्ट के अंदर टाइम होगा जब तुम स्टार्ट करोगे। नहीं आप डेडलाइन दे दो। Deadline दे दो। हाँ डेडलाइन की इतने से करना ही है, कि तो फिर चलो परसों तक फिर चलो हम लोग बहुत क्या क्या स्तुति आज एक डिसाइड कर लो कौन सा टेस्ट होगा। पॉलीमर्स और थर्मो तो हो चुका था, इन दोनों में तुम्हें वैसे ही डाल दूं दो टेस्ट, ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। सॉलिड और स्टेट डालो, उसके साथ एक चैप्टर और बताओ, सॉलिड स्टेट डालो। सॉलिड स्टेट। हाँ ठीक है सॉलिड स्टेट डालो। कौन सा चैप्टर है? Solid state। सॉलिड और
सॉलिड, पॉलीमर्स और थर्मो। वो दोनों तो हो गए पहले। हाँ हो गया ना, तो तू उसको प्रैक्टिस कर लेगी, 2 मिनट में तो लगेगा टेस्ट, है ना? वो प्रैक्टिस करोगे तभी तो रिवाइज रहेगा। वो प्रैक्टिस कर लो। और सॉलिड स्टेट कह रहे हो तुमने, कब किया सॉलिड स्टेट? खुद किया है? आता है ना वो तो है। आता है। और जो डॉट्स वाले थे वो नहीं पहले नहीं जब बता और कौन सा कर दिया भाई? हेलो लिंक किया, हेलो लिंक कर लो रिवाइज। मैंने उन्हें को दोबारा डाल देना था टेस्ट। चलो मैं बताता हूँ, फिर मैं शेड्यूल बनाता हूँ। अच्छा ये कर लोगे, हो गया यहाँ तक? तो हमारे पास 4 मेथड हो गए कंसंट्रेशन के। क्या क्या थे? हाइड्रोलिक, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन और लीचिंग। अब हमारे आइसोलेशन पे, किस पे आ रहे हैं? आइसोलेशन के खुद 2 स्टेप्स हैं। एक, पहले मेटल को ऑक्साइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्वेश्चन आता है वाई मेटल को ऑक्साइड क्यों बनाया जाता है और फिर उससे मेटल निकाला जाता है? मतलब पॉइंट इज दिस, अगर सपोज मेरे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट से सीधा जिंक नहीं निकालते, उसको पहले ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। फिर उसको सेकंड स्टेप पे रिड्यूस करते। अगर सल्फाइड हो तो सल्फाइड को भी डायरेक्ट नहीं बनाया जाता, जिंक नहीं निकाला जाता, पहले उसे ऑक्साइड बनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाई? बिकॉज़ इट इज थर्मोडायनामिकली इजीियर। वो तुम अभी देखोगे कैसे। इट इज थर्मोडायनामिकली इजीियर, माने जब ऑक्साइड बन जाता है कोई तो उससे मेटल निकालने में कम एनर्जी लगती है, तो इसीलिए हम पहले उसको ऑक्साइड बना लेते हैं और फिर उसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है? अच्छा अब कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? इसके 2 मेथड हैं। तो आइसोलेशन के अंदर 2 मेथड है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड और रिडक्शन। अच्छा ऑक्साइड बनाने के 2 मेथड अगेन, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन occurs in presence of air। बस हम हीट करते हैं in presence of air, air की presence में नहीं, absence of air, इसकी presence absence of O2, ऑक्सीजन के बिना उसे हीट करते हैं। तो जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड बना के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। C is for C, कैल्सिनेशन is used for कार्बोनेट्स। किसके लिए यूज किया जाता है? कार्बोनेट। अगर कोई और कार्बोनेट है पहले उसे हीट करते हैं सो दैट वो ऑक्साइड बन जाए, फिर उसे रिड्यूस करेंगे बाद में। तो दूसरा मेथड है रोस्टिंग। मैं तुम्हें लिखवा देता हूं। थर्मोडायनामिकली इजी क्या बताया था आपने? थर्मोडायनामिकली इजी माने कि उसको कम एनर्जी लगती है। इजीियर टू रिड्यूस बिकॉज़ इट इज थर्मोडायनामिकली इजीियर। थर्मोडायनामिकली माने डेल्टा जी उसका मोर नेगेटिव होता है अगर हम ऑक्साइड बनाए तो। अच्छा इधर ये एक स्टेप्स किसके हैं? मैं समझा, तुम ये समझो। मेटलर्जी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। कितने में? फर्स्ट क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के हमारे पास 4 मेथड जो हमने पढ़ा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद वी गो टू आइसोलेशन। आइसोलेशन में हम ओर में से मेटल निकालना चाहते हैं। आइसोलेशन के 2 स्टेप्स हैं। स्टेप ये प्रोसेसेस थे। स्टेप नंबर 1 इज कन्वर्जन टू ऑक्साइड। कन्वर्जन टू ऑक्साइड। ऑक्साइड को भी कन्वर्ट करने के हमारे पास 2 मेथड है, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। एक कैल्सिनेशन और दूसरा कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स को ऑक्साइड बनाता है, कार्बोनेट्स को ऑक्साइड, और रोस्टिंग सल्फाइड्स को ऑक्साइड बनाता है। Calcination is for carbonates and roasting is for sulfides. अच्छा, second step in isolation is reduction of oxide. ऑक्साइड अगर बन गई है तो उसको रिड्यूस करके हमें क्या करना है?
मेटल है। तो इसकी कुछ अलग अलग मेथड है। फर्स्ट रिडक्शन विद कोक, कोक के साथ रिड्यूस कर सकते हैं हम। रिडक्शन विद मेटल कर सकते हैं, रिडक्शन विद मेटल। हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बिजली की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिडक्शन विद कार्बन, रिडक्शन विद मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज कर सकते हैं। रिडक्शन विद कोक किसके लिए यूज करते हैं? आयरन ओर के लिए, इन अ फर्नेस नोन एज ब्लास्ट फर्नेस और आयरन। रिडक्शन विद मेटल हम यूज कर सकते हैं जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल जिंक का यूज कर सकते हैं, इसमें करते हैं, देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बॉक्साइट का करते हैं, बॉक्साइट, बॉक्साइट इज Al2O3। Al2O3 से Al निकालने के लिए इसे बोलते हैं ऑल हेरोल्ड प्रोसेस। ऑल हेरोल्ड प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जी यूज कर सकते हैं, यूज ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन विद हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। मतलब रिडक्शन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। रिडक्शन कार्बन के साथ कर सकते हैं, रिडक्शन मेटल के साथ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कर सकते हैं और हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं। अब इन सब को देखना है किस तरह से। तो अभी हम किस पे चल रहे हैं? स्टेप नंबर 2 पे। इसके बाद हमारा आएगा प्यूरिफिकेशन। इसके बाद क्या आएगा? प्यूरिफिकेशन। आगे मेटल अगर हमें मिल चुका है उसको प्योर कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स यहाँ पे लिखेंगे हम। रिडक्शन विद H2 को हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। तो देखें प्यूरिफिकेशन के स्टेप्स लिखवा दूं ताकि तुम टेबल याद कर सको। टेबल बनाए तुमने एंड में बनाओगे? ये तो लिख लिया। चलो तो ये लिख लिया कुछ। तो अब हम आते हैं रिडक्शन विद, अच्छा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कौन से रोड के लिए क्या यूज करते हैं? रिएक्शन कर जाके लिख लोगे। इसी के अंदर रोस्टिंग के अंदर पॉइंट बना लो। सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर, कॉपर के जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको एक रेवरबेटरी फर्नेस में हीट करते हैं। रोस्टिंग करनी है किसको? देखो ये क्या है? सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, कॉपर सल्फाइड है ना। अच्छा सल्फाइड ओर को ऑक्साइड कैसे बनाए? क्योंकि ये सल्फाइड है तो इसको रोस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, कैल्सिनेशन एब्सेंस में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कॉपर की ओर्स को स्पेशली एक अवन में, एक अवन जैसा बना रहे हैं रेवरबेटरी फर्नेस, उसमें करते हैं। और उसकी जो लाइनिंग होती है वो सिलिका से बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका। इस क्यों करते हैं? व्हाई? बिकॉज कभी-कभी इनमें आयरन होता है और हम नहीं चाहते कि जब हम कॉपर निकाल रहे हैं तो आयरन निकले। कॉपर महंगा है आयरन से, कॉपर और आयरन मिक्स ना हो, इम्प्योरिटी ना हो, हमारा प्रोसेस खराब ना हो, तो आयरन सिलिका के साथ बाहर आता है। तो क्वेश्चन और आंसर बनाने के लिए छोटा सा व्हाई सिलिका, व्हाई
Why silica lined furnace is used in roasting of sulfide? Why silica lined furnace used in roasting of copper sulfide? मैं कह रहा हूँ कॉपर सल्फाइड की जब ओर्स को रोस्ट करते हैं तो उसको स्पेशल ओवन में करते हैं। उस ओवन को बोलते हैं रेनोवेटरी फर्नेस। क्या होता है? और रेनोवेटरी फर्नेस इज लाइंड विद सिलिका। सिलिका क्या करता है, अगर आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी हो उसके अंदर, आयरन सल्फाइड भी आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। तो आयरन ऑक्साइड सिलिका के साथ बाहर हो जाता है। स्लैग माने स्लैग होता है जो लाइटर होता है, कंपाउंड बन जाता है जो कि लाइटर होता है ओर। तो वो लाइट होता है तो वो ऊपर आ जाता है और जो ओर होती है वो नीचे आ जाता है। स्लैग को हम रिमूव कर पाते हैं। तो स्लैग इज अ कंपाउंड व्हिच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ओर। यूजुअली आयरन को वैसे नहीं सेपरेट कर सकते थे, बट जब वो सिलिकॉन के साथ स्लैग बन गया तो हम उसको रिमूव कर पाएंगे। अगर कॉपर सल्फेट के साथ आयरन इंप्योरिटी होती है कॉपर सल्फेट की, इसीलिए हम उसको सिलिकॉन के साथ हीट करते हैं अच्छा कि आयरन नहीं करते स्लैग करके। ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट, इस केस में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोस्टिंग से निकला हुआ जो SO2 है उसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में, हीट लॉक। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। क्या बोले थे लास्ट? जो रोस्टिंग में SO2 निकलती हैं उन सबको H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दूसरा नंबर ये था रिडक्शन शुरू कर रहे हैं। अब जो ऑक्साइड बन गई है उसको कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? क्या क्या बोला? रिडक्शन विद कोक, मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, तो पहली बात है रिड्यूसिंग एजेंट जो सबसे सस्ता होता है वो है कोक। तो हमने एक ऑक्साइड लिया, उसको कोक के साथ रिड्यूस किया। कोक माने कार्बन, और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना के मेटल रिड्यूस हो जाता है। मेटल क्या हो जाता है? रिड्यूस। ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, इसको पायरोमेटलर्जी भी बोलते हैं। जो थर्मल रिडक्शंस होती हैं उनको पायरोमेटलर्जी भी बोलते हैं। तो तुम बोल रहे हो हम जो कहते हैं रिडक्शन में कॉपर या पायरोमेटलर्जी की अलग डेफिनेशन लिख लो। थर्मल रिडक्शंस आर कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। कोई बात नहीं, बस लिख लो कि thermal reductions are called pyrometallurgy as temperature has very important role